हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए बोर्ड एग्जाम आपका जो 8 मार्च को जो आपका बायोलॉजी का पेपर है उसके लिए यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखना है कि आपके एग्जाम में कई सारे अंतर यानी कि डिफरेंस जरूर पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 5 ऐसे इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण अंतर यानी कि डिफरेंस देखेंगे जो कि आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम डिफरेंस देखेंगे वो है समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। तो देखिए समयुग्मजीय की यदि हम बात करते हैं या होमोजाइगस की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन समझना है कि इसमें एक कारक यानी कि अर्थात एक जीन जो होते हैं इसके दोनों जो युग्म विकल्पी होते हैं यानी जो दोनों एलील होते हैं ये कैसे होते हैं, समान होते हैं। यानी इसमें एक कारक कोई है, उस कारक के लिए दोनों जीन कैसे होंगे, समान होंगे। इसीलिए तो इसे हम समयुग्मजीय कहते हैं। जैसे कैपिटल टी हो सकता है या कि स्मॉल टी हो सकता है। तो इस प्रकार से समयुग्मजीय का मतलब होता है कि किसी भी लक्षण के लिए या किसी भी कारक के लिए जो जीन या एलील होते हैं वो अगर समान है तो उसे हम कहेंगे समयुग्मजीय। वहीं विषमयुग्मजीय का मतलब होता है कि इसमें कारक या एलील जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो इसमें एक कारक के लिए जो दोनों युग्म विकल्पी होते हैं वो समान नहीं होते हैं, अर्थात असमान होते हैं। अर्थात एलील इसमें क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक कैपिटल टी है और एक कैसा है, स्मॉल टी है। इसके बाद दूसरा डिफरेंस आपको देखना है कि जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। जब समयुग्मजीय की हम बात करते हैं तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब इनमें जनन होता है तो जनन की क्रिया के परिणाम स्वरूप केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। जबकि यदि हम बात करते हैं विषम युग्मजीय में तो अब नाम से स्पष्ट है कि विषम मतलब अलग अलग। तो जनन के समय इनमें जो युग्मक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अलग अलग प्रकार के बनते हैं। कैसे युग्मक बनते हैं, अलग अलग प्रकार के। तीसरा डिफरेंस है कि जब समयुग्मजीय पौधों में जब हम क्या करते हैं, स्वपरागण या अंतः प्रजनन कराते हैं तब संतति जो होती है वो जनकों के समलक्षणी होती है या समजीनी प्रकार की होती है। मतलब संतानें जो उत्पन्न होगी वो या तो जनकों के समान जीनों की संरचना में होगी या तो लक्षणों में किसके समान होगी, जीनों के समान होगी। जबकि यदि हम विषमयुग्मजीय की बात करते हैं तो इनमें यदि हम स्वपरागण कराते हैं तो संतति जो उत्पन्न होती है वो प्रभावी व अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त हो सकती है। इसके बाद देखिए दूसरा हमारा जो डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस आपको देखना है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो यानी फूड चेन और फूड वेब में आपको डिफरेंस समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फूड चेन की यानी कि खाद्य श्रृंखला की। तो देखिए किसी भी इकोसिस्टम के अंदर या किसी भी परितंत्र के अंदर खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है उसके स्थानांतरण का जो पथ होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। मतलब परितंत्र में किसी भी प्रकार से खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण का जो प्रवाह पथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जबकि खाद्य जाल की यदि हम बात करते हैं तो किसी भी परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं ही आपस में संयुक्त होकर के एक पथ का या एक जाल जैसी संरचना का निर्माण करती है जिन्हें हम कहते हैं खाद्य जाल। यानी किसी भी परितंत्र में कई सारे खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर के एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। दूसरा डिफरेंस है कि इनमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है तो ऊर्जा का प्रवाह पथ हमेशा सरल रेखा में होता है। खाद्य श्रृंखला की यदि हम बात करते हैं तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है यानी जो एनर्जी का फ्लो होता है वो सदैव सरल रेखा में होता है। कैसा होता है, सरल रेखा में। जबकि यदि हम बात करते हैं खाद्य जाल की, किसकी, खाद्य जाल की, तो इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह पथ होता है वो कैसा होता है, अनियमित होता है। कैसा होता है, इरेगुलर होता है यानी कि अनियमित प्रकार का होता है। तीसरा डिफरेंस आपको तैयार करना है कि खाद्य श्रृंखला में जो एनर्जी का या जो प्रवाह होता है किसी प्रकार से पदार्थों का या एनर्जी का, वो प्रवाह पथ एक दिशीय होता है, अर्थात केवल एक ही दिशा में होता है। जबकि खाद्य जाल की यदि हम बात करते हैं तो इनमें प्रवाह पथ जो होता है वो कई दिशाओं में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है खाद्य एवं जैव उर्वरक में अंतर। तो खाद्य एवं जैव उर्वरक में आपको अंतर याद रखना है। माइनर एंड बायो फर्टिलाइजर के मध्य आपको डिफरेंस देखना है। तो खाद्य की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। जबकि यदि हम जैव उर्वरक की बात करते हैं तो जैव उर्वरक नाइट्रोजन युक्त होते हैं। इनमें फास्फोरस तथा पोटेशियम जो है इनकी पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है। दूसरा डिफरेंस यह है कि खाद्य को हम कहां से प्राप्त करते हैं, तो जंतुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे गोबर हो गया,
तथा पौधे के जो मृत भाग होते हैं जैसे पत्तियां हो गई, इनके अपघटन से तैयार किया जाता है खाद्य को। जबकि यदि हम जैव उर्वरक की बात करते हैं तो इसे हम स्पेशली व्यावसायिक रूप से रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है। फिर इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि ये मृदा की उर्वरता को प्रभावित नहीं करते हैं और बल्कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का ही काम करते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो खाद्य होते हैं ये मृदा की उर्वरता को प्रभावित नहीं करते हैं बल्कि ये उसकी वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? उसकी वृद्धि करते हैं। जबकि यदि हम जैव उर्वरक की बात करते हैं तो अगर लगातार इनका उपयोग किया जाए तो मृदा की उर्वरता में धीरे धीरे कमी भी आने लगती है। तो इस प्रकार से आपको खाद्य एवं जैव उर्वरक में अंतर यानी कि डिफरेंस तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला डिफरेंस है समजात अंग और समृद्धि अंगों में अंतर, यानी होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के मध्य अंतर यानी कि डिफरेंस देखना है। समजात अंगों की यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये जीवों के अंदर पाए जाने वाले वे अंग होते हैं जो कि रचना तथा उत्पत्ति में क्या होते हैं? समानता प्रदर्शित करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। और यदि हम बात करते हैं समृद्धि अंगों की तो ये जीवों के अंदर पाए जाने वाले ऐसे अंग होते हैं जो कि विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। किसमें? ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो यदि जीवों के ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में समानता दर्शाते हैं समजात अंग कहलाते हैं। जबकि जीवों के अंदर पाए जाने वाले ऐसे अंग जो कि आपको याद रखना है कि उत्पत्ति एवं रचना में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं जबकि कार्यों में क्या होते हैं? समानता दर्शाते हैं, उन्हें हम कहते हैं समृद्धि अंग कहते हैं। तो समजात अंग और समृद्धि अंग में पहला डिफरेंस तो यही है कि समजात अंग जो होते हैं ये उत्पत्ति एवं रचना में समानता दर्शाते हैं जबकि समृद्धि अंग उत्पत्ति एवं रचना में समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये संरचनाएं इस बात को प्रमाणित करती है कि इनको धारित करने वाले जीव विकास की दृष्टि से जुड़ी हुई हैं, मतलब इवोल्यूशन की दृष्टि से जुड़े हुए होते हैं। जो भी जीव समजात अंग यानी कि समजात अंगों का लक्षण दर्शाते हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि वो जैव विकास से जुड़े हुए हैं। जबकि समृद्धि अंगों की बात करते हैं तो ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इनको धारित करने वाले जो जीव होते हैं वो विकास की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। इसके बाद अगला डिफरेंस है कि ये अंग बाहर से देखने में अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। जबकि यदि हम बात करते हैं समृद्धि अंगों से तो ये बाहर से समानता प्रदर्शित करते हैं। बाहर से इन्हें आप देखेंगे तो समान दिखाई देंगे, समानता दर्शाते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला डिफरेंस क्या है कि ये आंतरिक संरचना में समानता दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं? आंतरिक संरचना में समानता दर्शाते हैं। इनकी आंतरिक संरचना समान होती है जबकि समृद्धि अंगों की आंतरिक संरचना में ये पूर्णतः भिन्न होते हैं। इनके एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं जैसे मेढक के अग्रपाद, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अग्रपाद। इस प्रकार ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? समजात अंगों के एग्जाम्पल हैं। जबकि समृद्धि अंगों के एग्जाम्पल आपको याद रखना है तितली, चमगादड़ तथा पक्षी और पक्षी के हाथ, ये सभी के सभी समृद्धि अंगों के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा पांचवा डिफरेंस आपको समझना है डीएनए और आरएनए के मध्य अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की यदि हम बात करते हैं तो इसमें डीऑक्सीराइबोज प्रकार की शर्करा पाई जाती है। आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो इसमें राइबोज प्रकार की शर्करा जो है वो पाई जाती है। इसके बाद डीएनए में यदि हम बात करें तो नाइट्रोजनी क्षारकों की, तो डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। जबकि आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो आरएनए में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। इसमें बस थायमिन की जगह में क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। जबकि यदि हम बात करते हैं डीएनए की तो यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है तथा कुछ कोशिकाओं के अंदर भी पाया जाता है। जबकि आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो यह जो है मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है तथा अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। यानी स्पेशली जो हमारा डीएनए है वो केंद्रक के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि आरएनए कहां होता है? यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होता है। इसके अलावा अगला डिफरेंस आपको याद रखना है कि डीएनए अणु में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं परस्पर जुड़ करके कुंडलित होती है जिसमें न्यूक्लियोटाइड के जोड़े जो हैं एक क्रम में होते हैं। जबकि आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो आरएनए अणु में राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक ही श्रृंखला होती है। कहने का मतलब यह है कि सिंपल डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हैं कि डीएनए अणु की संरचना जो है द्विसूत्री होती है यानी डबल हेलिक्स होती है, द्विकुंडलित होती है। जबकि आरएनए जो है एकल सूत्री होता है। तो इस प्रकार से यहां पे आपको 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमने आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड कराई है। तो पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उसकी हम एक आपको अलग वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें बाकी के सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम आपको एक साथ कवर करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।